जयंत की इस बात पर हम सभी उसे बहुत समझाते थे लेकिन वो नहीं माना और आखिर में उसने लालच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और कार्तिक की जिंदगी बर्बाद कर दी। सोमित जी की इस बात पर कार्तिक जो अब वापस आ चुका था और उसने सोमित जी की कही आखिरी लाइन सुनकर कहा, किसने कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है? अंकल, अगर आप मेरे नजरिए से देखो तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती अगर दादाजी और अदीप भाई उस दिन मुझे अपने साथ न लेकर आते तो। उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं दिया। दादाजी ने मुझे हमेशा भाई की तरह ही सब कुछ दिया और भाई ने भी खुद से पहले मेरे बारे में सोचा। और दोस्तों की तो बात ही मत करो, एक से बढ़कर एक है। कार्तिक की इस बात पर अमन, शिवेन और राज ने उसे घूरने लगे। शिवेन ने उसे उसी तरह घूरते हुए कहा, सबको अपनी तरह कार्टून मन बनाओ, बस दिखने में ही ऊँट जैसे हो, बाकी दिमाग अभी भी किसी बच्चे जैसा ही है। उसकी बात पर सोमित जी ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा, अब बस करो। फिर उन्होंने दिव्या, सुभी, मान्या, अभिषेक, अयान और महक की तरफ देखकर कहा, इन सब से तो हमें किसी ने नहीं मिलवाया। तभी रियांश ने कहा, डेड, इन सब से मैं आपको मिलवाता हूँ। ये बोलकर रियांश ने अभिषेक की तरफ इशारा कर कहा, ये मेरा दोस्त है अभिषेक। फिर उसने दिव्या का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, और ये अभिषेक की कजिन सिस्टर है दिव्या। तभी कार्तिक फिर से बीच में बोलते हुए, और राज की गर्लफ्रेंड भी। ये सुनकर जिनको दिव्या और राज के बारे में नहीं पता था वो सभी राज और दिव्या को हैरानी से देखने लगे और राज कार्तिक को ऐसे घूरने लगा जैसे कह रहा हो कि बाद में मिलो, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। लेकिन कार्तिक इन सब से बेखबर अभी भी बोलने में लगा हुआ था। और आपको पता है अंकल, राज दिव्या को पिछले 8 साल से पसंद करता था लेकिन कभी कह ही नहीं पाया और आखिर में भाई की शादी वाले दिन दिव्या ने ही राज को प्रपोज कर दिया। ये सुनकर सोमित जी, राज से क्या बेटा मर्दों का नाम खराब कर दिया, एक लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह सके, इससे पता चलता है कि तुम अपने डेट पर तो बिल्कुल नहीं गए। रियांश ने फिर से कहा, और ये सुभी है भाभी की कजिन सिस्टर। नमस्ते अंकल। सोमित जी, नमस्ते बेटा बोलकर आगे कुछ कहते कार्तिक फिर से बोल दिया, अंकल आप जानते हैं अमन सुभी को पसंद करता है। ये सुनकर अब की बार सुभी, अदीप और उसके दोस्तों को छोड़कर बाकी सभी अमन और सुभी को देखने लगे। सोमित जी, कार्तिक से इसने तो ठीक से प्रपोज कर दिया न? कार्तिक, वो मुझे नहीं पता। सोमित जी, कार्तिक से क्या बेटा, आधी अधूरी न्यूज़। खैर कोई नहीं, फिर अमन को देखकर तुम्हारे डेड को जब ये पता चलेगा तो उनकी गालियां तो रुकेंगी ही नहीं। सोमित जी, पर अमन अपने डेड को खुद को गालियां देते हुए इमेजिन करने लगा और आखिर में उसके डेड ने उसे उसके सामान के साथ घर से बाहर फेंक दिया, जिसे सोचकर अमन डर गया। फिर एक उम्मीद से सोमित जी की तरफ देखने लगा जैसे कह रहा हो कि अंकल प्लीज डेड को आप संभाल लेना। सोमित जी उसके मन की बात समझते हुए, ठीक है पापा, और मैं खुद तुम्हारे डेड से बात करेंगे अब, ठीक है? अमन ने सोमित जी की बात पर थैंक यू अंकल कहा। इस बार रियांश ने महक की तरफ इशारा कर कहा, ये भाभी की पर्सनल गार्ड है। महक, इस बार कार्तिक जैसे ही कुछ बोलने को हुआ ही था कि महक ने अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने पहले हाथ की कलाई दूसरे हाथ से पकड़कर कार्तिक की तरफ ऐसे देखा जिससे कार्तिक समझ गया कि अगर अब उसने अपना मुंह खोला तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। इस बार कार्तिक के चुप रहने पर सोमित जी ने उसे पूछा, इस बार तुम कुछ नहीं बोले? कार्तिक ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मैं क्या बोलूं, इस बार कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। सोमित जी, मान्या और अयान को देखते हुए, ये दोनों। रियांश कुछ कहता उससे पहले अंबिका ने किचन से आते हुए कहा, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। ये मान्या मल्होत्रा अयान की बहन और ये अयान मल्होत्रा अंबिका के। अयान को अपना दोस्त बोलने पर सोमित जी की नज़र अपने सामने खड़े अदीप पर गई। वो देखना चाहते थे कि इस पर अदीप का क्या रिएक्शन होता है, लेकिन अदीप बिल्कुल शांत था। ये देखकर सोमित जी के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अंबिका ने सोमित जी के एक ग्लास जूस और खाने के लिए थोड़े ड्राई फ्रूट लेकर आई थी। उसने वो ट्रे टेबल पर रखी और जूस का ग्लास सोमित जी के हाथ में पकड़ा दिया। तब तक माहिरा ने सर्वेंट से कहकर कुछ और गद्दे मंगवाकर हॉल में पहले से ही बिछे गर्दों के साथ बिछा दिया, जिससे वहां बैठने के लिए और जगह हो गई। उसके बाद सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए। रियांश ने टीवी ऑन किया और सबसे पहले उन्हें वो सीन दिखा जहां अंबिका अपने नए घर के गार्डन में चेयर पर बैठी हुई एक बुक पढ़ रही थी। इस वक्त मनाली में मौसम भी थोड़ा नॉर्मल हो चुका था क्योंकि ये अप्रैल का महीना था और वही कुछ दूरी पर बच्चे भी खेल रहे थे। तभी अचानक आर्य का हाथ लगकर गलती से लवी का टेडी नीचे गिर गया और लवी ने ये देखकर आर्य पर चिल्लाया, भीयू क्या आपको दिखाई नहीं देता? आपने मेरे प्यारे से टेडी को गिरा दिया, कितना लगा होगा उसे? आर्य, लवी ये एक टेडी बियर है और ये कपड़े से बना है, इसे लगती नहीं है, देखो। ये बोलकर आर्य ने टेडी बियर की गर्दन मोड़ दी। अपने टेडी की गर्दन मुड़ते देख लवी को आर्य पर गुस्सा आ गया।
लवी ने जब अपने टेडी की गर्दन मुड़ते देखी तो उसे आर्य पर बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में उसने आर्य की फेवरेट शर्ट जो आर्य ने पहनी हुई थी उसे पकड़कर ऐसे खींच दिया जिससे आर्य की शर्ट के कुछ बटन टूट गए, जिससे आर्य को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से लवी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मोटी बिल्ली कहीं कि तुमने मेरी फेवरेट शर्ट खराब कर दी। लवी, अच्छा अब खुद की शर्ट खराब हुई तो गुस्सा आया और जो आपने मेरे टेडी को गिराया और उसकी गर्दन तोड़ी उसका क्या? आर्य गुस्से से, मोटी बिल्ली तुम दिमाग से पैदल हो? लवी, ओ मैं मोटी बिल्ली और दिमाग से पैदल भी? ये बोलकर लवी गुस्से में आर्य पर झपटी और उसने आर्य के बाल पकड़ लिए। लवी के एकदम से आर्य को पकड़ने से दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों जमीन पर मिट्टी में गिर गए जहां वो गिरे थे माली काका के। सुबह ही पौधों में पानी डालने की वजह से वहां की मिट्टी कुछ ज्यादा ही गली थी जिससे दोनों के कपड़े पूरी तरह मिट्टी से गंदे हो गए और जब आर्य ने लवी के हाथों पर कंट्रोल कर लिया तो लवी ने अंबिका को आवाज लगा दी। जब अंबिका ने दोनों को लड़ते देखा तो उसने जल्दी से दोनों के पास आकर दोनों को डांट लगाई। ये देखकर अंबिका ने अयान से पूछा, ये वीडियो तो मेरे नए घर का है लेकिन तुमने इसे कब शूट किया? अयान, मैंने तुम्हारे घर का रेनोवेशन करवा रहा था तो मैंने तभी तुम्हारे घर के गार्डन और हॉल में कैमरे लगवा दिए थे जिसे मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। कुछ देर बाद सभी लवी और आर्य की शैतानियां देखकर हंस दिए। माहिरा, ओ गॉड, ये दोनों अंबिका को कितना परेशान करते थे। उस वीडियो के खत्म होने के बाद दूसरा वीडियो चल गया जिसमें डिलीवरी के बाद अंबिका घर आई तो उसका किस तरह वेलकम हुआ और अंबिका को आते ही सभी ने उसे उसके रूम में भेज दिया जो अब नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। सीमा जी और अयान अंबिका को उसके रूम में बेड पर लिटाकर वापस से बाहर आ गए लेकिन बच्चे उन्हें तो बाहर हॉल में वीरजी और मान्या से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। वही घर के सभी नौकर अपना अपना काम छोड़कर बच्चों को देखने लगे। उधर जैसे ही सीमा जी और अयान जब अंबिका के रूम से बाहर आए तो हॉल में सभी को बच्चों के पास देखकर हैरान थे। अयान ये सब देख मुस्कुराकर सीढ़ियों से अपने रूम में चला गया और सीमा जी सभी सर्वेंट को देखकर बोली, हाँ घर का काम तो मैं करूंगी, अभी तक खाना भी तैयार नहीं है और अयान को ऑफिस जाना है। सीमा जी के कहने पर सभी सर्वेंट वहां से अपना अपना काम करने चले गए और सीमा जी ने सोफे पर बैठते हुए मान्या की गोद में ही लवी को देखकर थोड़ी देर खिलाया, फिर वहां से उठकर किचन की तरफ चली गई। लेकिन यह वीडियो देखकर सुमित जी को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया और उनके दिमाग में ये बातें घूमने लगी कि अगर अंबिका की शादी अदीब से हुई है तो अंबिका अयान के साथ उसके घर में क्या कर रही है? कहीं ये बच्चे अयान के तो नहीं? फिर उन्होंने आर्य को देखते हुए अपने मन में ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, अगर ये बच्चे अयान के होते तो आर्य अदीब जैसा बिल्कुल नहीं लगता। वो अयान अंबिका या अयान के फैमिली मेंबर में से किसी पर जाता पर आर्य शक्ल से अदीब जैसा है और उसकी हरकतें भी अदीब से ही मिलती है। यही सब सोचते हुए सुमित जी ने अदीब को देखा जो लवी और आर्य के साथ खेलने में बिजी था। तभी सुमित जी ने कहा, अदीब बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर रियांश ने जल्दी से उठकर टीवी बंद किया और अदीब ने बच्चों से अभी आने का बोलकर वहां से उठकर सुमित जी के पास आया तो उसके डैड ने एक बार वहां बैठे सभी की तरफ देखा, फिर अदीब को गार्डन में चलने के लिए कहा। अदीब अपने डैड की व्हील चेयर को पीछे से पकड़कर उन्हें गार्डन की तरफ लेकर चल दिया और गार्डन में जहां बैठने के लिए चेयर लगी हुई थी उन्हें वहां लेकर आया। फिर खुद भी एक चेयर पर बैठकर अपने डैड से कहा, बोलिए डैड, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? सुमित जी ने एक लंबी सांस खींचकर छोड़ते हुए कहा, देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना लेकिन मेरे मन में अंबिका और बच्चों को लेकर एक डाउट है। अदीब, मैं जनता हूँ डैड और मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बात ही कुछ ऐसी है, मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ। ये बोलकर अदीब ने अंबिका के साथ भोपाल आने तक और उसके बीच कॉलेज के पहले दिन और अभी तक जो भी हुआ वो सब उसने अपने डैड को बता दिया, जिसे सुनकर सुमित जी को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने अदीब से कहा, सॉरी बेटा, मैंने अपने मन में आए सवाल को लेकर कितना गलत समझ लिया अंबिका को, लेकिन उस बच्ची ने पिछले 8 साल में कितना कुछ झेला है। पहले अपने पूरे परिवार को खो दिया, उसके बाद अकेले बच्चों को संभालना, अयान और उसकी फैमिली जिसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, जिन्होंने अंबिका से कोई रिश्ता न होते हुए भी अंबिका और बच्चों को अपनी फैमिली की ही तरह अपने पास रखा, प्यार दिया। अदीब, हाँ डैड, और अंबिका के लिए अयान ने अपनी गर्लफ्रेंड के गलत होने पर उसे छोड़ भी दिया सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए। सुमित जी, हाँ अदीब और
पता है डेड, जब मैंने अंबिका को यहाँ से बच्चों के साथ वापस मनाली भेजना चाहा तो अयान ने ही अंबिका को एयरपोर्ट से उसे सारी सच्चाई बताकर वापस मेरे पास भेज दिया। उसने कभी अंबिका के लिए बुरा नहीं सोचा। सोमित जी ने अदीप की बात पर हाँ कहा। अदीप की पूरी बात सुनने के बाद सोमित जी ने गिल्ट से कहा, मैंने अयान और अंबिका की दोस्ती को कितना गलत समझा, जबकि उस बच्ची ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। तभी सोमित जी की बात खत्म होते ही किसी ने पीछे से कहा, और आपको ये किसने कहा कि मैंने अपनी फैमिली को खो दिया है? उस आवाज को सुनकर उन दोनों ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी तो वहां अंबिका खड़ी हुई थी, जिसे देखकर अदीप और सोमित जी को बहुत हैरानी हुई। अंबिका ने इन दोनों की तरफ देखकर कहा, सॉरी डैड, मैंने आप दोनों की बात सुन ली, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं हूँ। आपने अभी कहा कि मैंने अपनी फैमिली को खो दिया है, लेकिन मेरे नजरिए से देखे तो उल्टा मुझे अपनी फैमिली बड़ी और डबल होकर वापस मिली है, जिसमें दोनों दादाजी, बड़ी दादी, डेढ़ 5 देवर जो अपनी उल्टी सीधी हरकतों से मुझे हंसाते हैं, एक बहन जो जल्द है मेरी देवरानी बनने वाली है, और 2 बच्चे। अंबिका की बात सुनकर अदीप और सोमित जी मुस्कुरा दिए। अंबिका, देखा डेड, किसी के पास होगा ये सब जो मेरे पास है। सोमित जी ने नोटिस किया कि अंबिका ने अदीप का नाम नहीं लिया तो उन्होंने अदीप को थोड़ा परेशान करने के इरादे से कहा, हाँ वो तो है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? अंबिका कुछ सोचते हुए, हाँ अयान और उसकी फैमिली। सोमित जी अदीप की तरफ देखकर अंबिका का साथ देते हुए, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने अंबिका। डेढ़ अयान तो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब आप जल्दी से अंदर चलिए, नहीं तो बाहर आपको ठंड लग सकती है, और अभी आपका बाहर रहना ठीक नहीं है। सोमित जी ने फिर से एक बार अदीप को देखा जो अंबिका को ही घूरे जा रहा था, लेकिन अंबिका ने अदीप को इग्नोर किया और वो सोमित जी की व्हील चेयर को पकड़कर उन्हें लेकर दरवाजे की तरफ चल दी। अदीप हैरानी से अंबिका को वहां से अपने डेड को लेकर जाते हुए देखता रह गया, और उनके जाते ही अदीप ने खुद से कहा, मिसेस सिंघानिया, तुम्हें मुझे जितना परेशान करना है कर लो, और जब मैं तुम्हें परेशान करने पर आया न तो एक एक कर तुमसे सब हिसाब चुकता करूंगा, तब देखता हूँ तुम्हें कौन सा फैमिली मेंबर बचाने आता है। वही घर के अंदर पहुंच कर अंबिका ने अपने फोन को अनलॉक किया और उसकी स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलने लगी, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने फोन में कुछ टाइप कर रही है। कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन के साथ उसने एमएसजी सेंड किया, और उसका नोटिफिकेशन गार्डन में बैठे अदीप के फोन पर आया। जब अदीप ने अपने फोन में नोटिफिकेशन की आवाज सुनी तो उसने अपने फोन को अनलॉक कर उसकी स्क्रीन पर देखा, जिसमें अंबिका का एमएसजी था, जिसे देखकर अदीप के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके बाद अदीप ने व्हाट्सएप खोलकर एमएसजी पढ़ा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ था, अगर आपको मुझे परेशान करने का आइडिया मिल गया हो तो अब अंदर आ जाइए। उस एमएसजी को पढ़ने के बाद अदीप की स्माइल की जगह अब एक प्यारी सी मुस्कुराहट ने ले ली, जो उसके गाल पर पड़ते डिंपल से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। फिर अदीप ये सोचते हुए, इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, खुद भी अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब अदीप अंदर आया तो बच्चे सो चुके थे। दादाजी ने ये देखकर सभी से कहा, अब रात बहुत हो गई है और बच्चे भी सो गए, तो सभी चलकर अपने अपने रूम में आराम करो, बाकी जो करना है उसके लिए अभी बहुत टाइम है। ये बोलकर दादाजी ने सभी को गुड नाइट बोला और रविश दादाजी के साथ अपने रूम की तरफ चल दिए। तभी अदीप ने सुसैन को बुलाकर बड़ी दादी को दादाजी के सामने वाले रूम में छोड़कर आने के लिए कहा। सुसैन दादी को अपने साथ लेकर दादाजी के सामने वाले रूम में छोड़ने चली गई। वही सतीश जी सोमित जी को लेकर उन्हें उनके उसी रूम में चले गए जिसमें सोमित जी पहले रहा करते थे। वही रियांश, अभिषेक, अमन, कार्तिक, राज, शिवेन, इन सभी ने हॉल में पीछे गद्दों पर लेटते हुए कहा, हम तो यही सोने वाले हैं। जिसे सुनकर अयान ने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? रियांश, तुम मेरे रूम में सो जाओ। अयान, नहीं यार, मुझे भी तुम सभी के साथ हॉल में ही सोना है। अमन ने की और पूछा जाओ यार उन लड़कों को देखकर। दिव्या, ओ गॉड, तुम सब ऐसे सोने वाले हो? दिव्या की बात सुनकर अभिषेक ने कहा, क्यों, ऐसे सोने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मान्या, नहीं, सोने वाले तुम लोग हो तो हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ, जैसे सुबह एक दूसरे के ऊपर सब्जी मंडी में आलू की बोरियां पड़ी होती है न, बस तुम लोग सुबह हमें ऐसे मत मिलना। मान्या की बात पर वहां खड़ी सभी लड़कियां लड़कों का मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ी, जिसमें अंबिका भी थी। लड़कियों को खुद पर हंसता देख राज ने दिव्या की तरफ देखकर कहा, ये तो टू मच है यार। माना कि तुम मुझसे नाराज हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी फ्रेंड्स से मेरे दोस्तों को आलू की बोरियां बुलवाओगी। ये बात सुनकर
बाकी सभी लड़कों ने मिलकर राज को अपने ख्यालों में लात और घुसों से पीट दिया। तभी अमन ने राज के सिर पर एक थप्पड़ मार के कहा, हमने इसीलिए तुझे बोलने का मौका दिया था कि तू उनके साथ मिलकर हमारी बेइज्जती करे। अभिषेक, हम बॉडी बिल्डर इतने हैंडसम जिन्हें देखकर लड़कियां हमारे पीछे भागती है। रियांश, हमसे दोस्ती करने के लिए। शिवेन, और हम तुझे कहाँ से आलू की बोरी लगते हैं। अयान, यार ऐसा कौन करता है। बाकी सभी लड़कों ने भड़क कर राज की तरफ इशारा कर बोले, ये करता है। जिस पर राज ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं तो बस बोल रहा था। शिवेन, तू रहने दे भाई, हम खुद बात कर लेंगे इन लड़कियों से। तभी अदीप ने कहा, तुम में से कोई किसी काम का नहीं है। तुम में से कोई भी अपनी वाली के सामने बोल ही नहीं सकता। अदीप की बात पर अयान ने कहा, अच्छा, जैसे तुम अंबिका के सामने बहुत कुछ बोल सकते हो। तभी मान्या ने अयान की बात काटते हुए कहा, रहने दे भाई, किसी को ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ अभी जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी अच्छे से जानते हैं कि अंबिका के सामने इस घर में कोई नहीं बोल सकता, फिर चाहे वो दादाजी और बड़ी दादी ही क्यों न हो। अंबिका जो बोल दे उसकी बात हर किसी को माननी ही पड़ती है, फिर चाहे वो हमारे मोम डैड ही क्यों न हो। मान्या की इस बात पर अयान ने अदीप से कहा, बात तो सही है मान्या की। जिस पर माहिरा ने कहा, देखा, इसका मतलब हम लड़कियां तुम लड़कों से आगे आगे है। रियांश, ओ मैडम, ज्यादा हवा में मत उड़ो और बेचारी अकेले भाभी के दम पे तुम सब मत उछलो, क्योंकि भाभी की जो रिस्पेक्ट है न वो मेरे भाई की वजह से है। तभी अंबिका जो वॉशरूम गई हुई थी उसने सामने से आते हुए कहा, किसकी रिस्पेक्ट किससे है। रियांश अंबिका को वहां देख कर कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी माहिरा ने कहा, ओ तो ये मजाक में ही तुम्हारी तारीफ कर रहा था। रियांश माहिरा को घूर कर देखते हुए अपने मन में चुगलखोर कही कि अंबिका, रियांश को देखकर तो क्या तारीफ कर रहे थे तुम मेरी। रियांश, वो भाभी मैं ये वो। तभी दिव्या ने कहा, अब क्या हुआ, अभी तो बड़ा बोल रहे थे कि अंबिका जो कुछ है वो भाई की वजह से है। अंबिका रियांश को घूरते हुए, एक काम करो, आज अपने भाई को भी अपने साथ यही हॉल में ही सुलाओ और कल सुबह हम में से कोई भी नहीं उठेगा और सुबह का नाश्ता तुम अपने भाई के साथ मिलकर बनाओगे। अंबिका की इस बात पर अदीप अंबिका से कुछ कहने को हुआ ही था कि रियांश ने धीरे से कहा, भाई प्लीज हेल्प मी। अदीप उसे घूर कर देखने लगा और अंबिका ने अपनी बात खत्म कर सभी लड़कियों को सोने के लिए कहा और लवी को अपनी गोद में लेकर वहां से अपने रूम में जाने लगी। सभी लड़कियां भी मुड़कर रूम की तरफ चल दी। उनके जाते ही हॉल की लाइट ऑफ हुई और सभी लड़के मन मार कर वही हॉल में बीछे गद्दों पर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी रियांश ने उठकर कहा, यहाँ तो नींद भी नहीं आ रही और सुबह उठकर सभी के लिए नाश्ता भी बनाना है। तभी कार्तिक ने कहा, यार तू तो भाभी का सबसे संस्कारी देवर है। मतलब भाभी ने कहा, और तू उनके लिए नाश्ता बनाएगा। रियांश, अब चुप हो जा यार, अगर फिर से किसी चुगलखोटी चुड़ैल ने सुन लिया तो अभी भाई और मुझे ही पनिशमेंट मिला है, अब की बार सभी को मिलेगा। राज, हाँ यार रिशु, बात तो सही कही तूने, वैसे सब की सब है तो एक नंबर की चुगलखोर। शिवेन, मतलब किसी को भी होने वाले पति की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे यार, शादी के बाद उन्हें हमरे साथ सब चीज शेयर करनी होती है। अमन, हाँ, और यहाँ तक कि मेकअप भी हमारे पैसों का खरीद कर दूसरों को दिखती है, और अब देखो हमारी ही कदर नहीं है। अभिषेक, ये सभी लड़कियां एक जैसी ही होती है, चाहे जितना मेकअप लगाकर चेहरा चमका सकती है पर अंदर से रहेंगी वही चुड़ैल। रियांश, हाँ, सब की सब चुड़ैल है। वहाँ अदीप और अयान को छोड़कर बाकी सभी लड़कियों की बुराइयां कर रहे थे। तभी अचानक हॉल की लाइट ऑन हुई। जब रियांश ने हॉल की लाइट जलते ही पीछे मुड़ कर देखा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें शोकर से बड़ी हो गई। जब अमन ने उसकी ये हालत देखी तो उसने रियांश को उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, ऋषु ऋषु, क्या हुआ तुझे, कुछ बोलेगा भी। तभी अमन ने सोचा, इससे पूछने से अच्छा है मैं खुद ही देख लूं। ये बोलकर अमन ने वहां देखा जहां रियांश देख रहा था और उसके मुंह से अचानक निकला चुड़ैल। ये सुनकर सभी राज, शिवेन, अभिषेक और कार्तिक ने भी उस तरफ देखा तो सभी लड़कियां उन सभी लड़कों को गुस्से से घूर रही थी। दरअसल हॉल की लाइट ऑफ होते ही सभी लड़कियां ने रूम में जाने की वजह कुछ देर हॉल में रुककर उन सभी की बातें सुनने का डिसाइड किया और उन्हें लड़कों के मुंह से सिर्फ अपनी बुराइयां ही सुनने को मिली, जिसे सुन पहले तो लड़कियों को बुरा लगा लेकिन फिर बाद में उन्हें गुस्सा आ गया और लड़कियों को गुस्से में अपने सामने देख लड़कों ने अपना मुंह रोने जैसा बना लिया। तभी वहां अयान आ गया, लेकिन अदीप अभी भी वहां नहीं था। उन सभी को इस तरह देखकर अयान कुछ कुछ माजरा समझते हुए मन में बोला, लगता है अब यहाँ से निकालना ही सही रहेगा। ये बोल अयान गार्डन की तरफ चल दिया। वही अंबिका अभी बाथरूम से शॉवर लेकर बाहर आई ही थी। उसने अपने बॉडी पर सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था। वही जब वो रूम में आई तो रूम की
लाइट्स ऑफ थी जिसे वो बाथरूम में जाने से पहले ऑन करके गई थी और जैसे ही अंबिका ने बेड के पास जाने के लिए 3 से 4 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अंबिका एक झटके के साथ उस शख्स की बाहों में जा गिरी जिससे उसकी बॉडी पर लपेटा हुआ टॉवेल ढीला हो गया और उसी का फायदा उठाकर अदीप ने उस टॉवेल को अपने हाथ से खोलकर अंबिका की बॉडी से पूरी तरह अलग कर दिया। अदीप के ऐसा करते ही अंबिका ने उसे थोड़ा गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, और मैंने आपको आज हॉल में सोने की पनिशमेंट दिया था न, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं। अंबिका की बात पर अदीप ने अंबिका के फेस को अपने दोनों हाथों में भरकर कहा, वाइफी तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, फिर भी तुम मुझे ये कह रही हो। अदीप अपनी बात पूरी करने के बाद अपना फेस अंबिका के करीब लेकर जाने लगता है और जैसे ही वो अपने होठ अंबिका के होठों पर रखने ही वाला होता है कि तभी अंबिका अचानक अदीप को खुद से दूर कर अपना टॉवेल उठाकर दोबारा टॉवेल से खुद को कवर कर वहां से मुड़कर चेंजिंग रूम में जाने लगती है और अदीप उसके आगे बढ़ने से पहले ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे फिर से अपने पास खींचकर एकदम से अपनी बाहों में उठाकर कहीं लेकर जाने लगता है, जिस पर अंबिका उसे रोकते हुए बोलती है, प्लीज अभी नहीं लवी, यही है, उठ जाएगी। जिस पर अदीप उसे बोलता है, डोंट वरी, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। जिसे सुनकर अंबिका थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन तभी अदीप उसे उसी तरह गोद में उठाकर अपने बेड के लेफ्ट साइड में बनी एक दीवार के पास लेकर आता है, जहाँ एक खूबसूरत सा स्टैचू रखा हुआ था और उस स्टैचू ने अपने हाथों में एक छोटा सा पॉट भी पकड़ा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था और उसमें एक फिश भी थी जो दिखने में बिल्कुल रियल थी। अंबिका ने पहले भी इस स्टैचू को देखा था। अदीप ने अंबिका को उस पानी में हाथ डालकर उस फिश को उठाने के लिए कहा। अंबिका ने अदीप के कहने पर ऐसा ही किया और उसके ऐसा करते ही वो दीवार किसी दरवाजे की तरह हट गई और अंबिका ये देखकर हैरान थी और अदीप अंबिका की इसी सोच में उसे रूम में लाता है। वो रूम दिखने में इस मेंशन के बाकी रूम से बहुत अलग था और अदीप ने अंबिका को लाकर वहां रखे किंग साइज बेड पर लिटाकर पहले रूम में रखा नाइट लैंप ऑन किया, फिर बेड के साइड में रखे टेबल के ड्रॉवर से एक रिमोट निकालकर उस दीवार को वापस से बंद कर रिमोट को वापस से उसकी जगह पर रख कर दिया और खुद अंबिका के ऊपर आकर लेट गया। पर अंबिका तो जैसे अभी रोमांस के मूड में थी ही नहीं, उसे तो अदीप से अभी उस रूम के बारे में जानने की क्रियोसिटी हो रही थी और अदीप अंबिका को बार बार किस करने के लिए जैसे ही अपने होठ उसके होठों के पास लेकर जाता, तभी अंबिका अपना एक सवाल उसे पूछ लेती है, जैसे कि उसने पहले उसे इस रूम के बारे में क्यों नहीं बताया। अदीप अंबिका की बात का जवाब नॉर्मली देते हुए, क्योंकि पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी थी कि उन्हें इस रूम का इस्तेमाल ऐसे करना पड़े। उस बात के खत्म होते ही जैसे ही अदीप फिर से अंबिका को किस करने की कोशिश की, तभी अंबिका ने फिर कहा, लेकिन आप मुझे ऐसे भी तो बता सकते थे। अदीप अब बता दिया न, ये बोलकर अदीप फिर आगे आता है, लेकिन अंबिका फिर से कहती है, पर आपने ये रूम किस लिए बनवाया था इस बार। अदीप बिना कुछ कहे अंबिका के ऊपर से उठ गया और रूम में लगे ग्लास डोर को ओपन कर उससे बाहर निकलकर बालकनी में आकर वहां रखी सिगरेट में से एक सिगरेट सुलगाकर अपने होठों के बीच रखकर धीरे धीरे उसके काश भरने लगता। उधर रूम में अंबिका अदीप के इस तरह जाने से समझ गई कि अदीप उससे नाराज हो गया है और जो कुछ भी वो अदीप को परेशान करने के लिए कर रही थी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अंबिका ने बेड से उठ कर अपना टॉवेल ठीक किया, फिर खुद भी रूम से निकलकर बालकनी में आई और उसने पीछे से अदीप को हग कर कहा, सॉरी मैं तो बस यूं ही कर रही थी। जिस पर अदीप कोई जवाब नहीं देता और अंबिका के दोनों हाथ जो उसकी चेस्ट पर थे उन्हें हटा देता है। अंबिका अदीप के इस बिहेवियर से थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि आज तक अदीप ने पहले कभी भी अंबिका के साथ ऐसा नहीं किया था, जिससे अंबिका फिर से अदीप को मनाने की कोशिश करते हुए इस बार उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को लपेट देती है और उसे बोलती है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन इस बार भी अदीप अंबिका के हाथों को अपनी कमर से हटाकर उसे अपनी सॉफ्ट आवाज में वहां से जाने के लिए बोलता है, जिससे अंबिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसके एक छोटे से मजाक से अदीप कितना नाराज है। अंबिका एक और कोशिश करते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में अदीप से सॉरी कहती है और जैसे ही मुड़कर जाने लगती है अदीप फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचता है, फिर उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर बोलता है, हे सिली गर्ल। ये बोलकर अदीप उसके फेस को अपने हाथों में लेकर एक एक कर उसकी
गीली पलकों को, फिर उसके गालों और आखिर में उसके होठों को, जिसमें अंबिका भी उसका बराबर साथ देती है। इसी तरह किस करते हुए अदीप ने अंबिका को फिर से अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटा खुद उसके ऊपर दोनों फिर से किस करते हैं। और आगे क्या हुआ ये सभी जानते हैं। वहीं नीचे हॉल में क्या चल रहा है, इस बात से हॉल में मौजूद लोगों को छोड़ बाकी घर के सभी लोग अनजान थे। तभी सब लड़कियां लड़कों को घूरते हुए उनमें से दिव्या राज के पास आकर, तुम सिंगल ही रहने लायक हो आज के बाद, मुझे कभी मत मिलना। दिव्या के चुप होते ही महक, शिवेन से मैं समझती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगी बल्कि तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगी। ये सुनकर शिवेन को महक का उसे पंच करना याद आता है, जिसे सोचकर ही शिवेन डर जाता है, क्योंकि उस दिन उसे पड़ने वाला पंच कितना सॉलिड था ये उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता था। तभी अमन को सुभी बोलती है, ये है तुम्हारा प्यार जिसे तुम अपने दोस्तों के सामने मजे लेकर सुना रहे थे। सभी का हो जाने के बाद अब रियांश और माहिरा ही बचे थे। तभी माहिरा रियांश को बोलती है, आज तुम्हारी सजा ये है कि तुम सुबह नाश्ता बनाने के साथ आज रात गार्डन में ही सोओगे, और अगर तुमने अब कुछ कहा तो तुम्हारी शिकायत सीधा जाकर दादाजी को करूंगी। मान्या और वैशाली किसी को कुछ नहीं कहती। वही महक रियांश के साथ बाकी सभी लड़कों को भी बाहर निकाल देती है और अयान को अंदर आने का बोलती है। तभी अयान आता है और महक अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अयान के अंदर आते ही महक ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और अयान ने अंदर आते ही कहा, तुम सब ने उन्हें इतनी रात को ऐसे बाहर क्यों निकाल दिया। अयान की इस बात पर दिव्या ने थोड़ा गुस्से से कहा, वो सभी इसी लायक है। माहिरा हाँ, एक रात मच्छरों के साथ रहेंगे तो उन्हें औरतों की कदर समझ आएगी। अयान उन लड़कियों की बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, यार तुम सब दिखने में जितनी सीधी हो उतनी ही डेंजर भी हो, और अब तो मुझे हॉल में भी सोने में डर लग रहा है, इसलिए मैं तो चला सोने, बस मुझे मेरा कमरा बता दो। ये बोलकर अयान ने हॉल में सो रहे आर्य को अपनी गोद में उठा लिया। फिर माहिरा ने अयान को एक रूम की तरफ इशारा कर कहा, वो रहा तुम्हारा रूम। अयान ने ओके बोलकर माहिरा से कहा, वैसे अदीप कहाँ है, मैंने उसे काफी देर से नहीं देखा। माहिरा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं, शायद वो अपने बेडरूम गए हो सोने। अयान माहिरा को ओके और सभी को गुड नाइट बोलकर वहां से रूम की तरफ चला गया और सभी लड़कियां वही हॉल में उन्हीं गद्दों पर ही बैठ गए, जिससे वो लड़कों पर नजर रख सके कि लड़के कोई भी चालाकी करके अंदर न आए। कुछ ही देर में लड़कियां नजर रखते हुए सो गई और सभी लड़के गार्डन में वहां रखी चेयर और सोफे पर ही आड़े टेढ़े पसर गए, जहां उन्हें ठीक से लेटने को भी नहीं मिल रहा था। वही गार्डन के मच्छर उन्हें सोने नहीं देते। तभी रियांश झिंझलाकर बोला, अबे यार ये क्या मुसीबत है, इन मच्छरों को मुझ में ही इतना इंटरेस्ट क्यों है, कभी मेरे कान पर बिन बजा रहे हैं तो कभी लव बाइट कर रहे हैं। रियांश की बात पर अभिषेक ने कहा, तो अच्छा है न, अब माहिरा तो आएगी नहीं तुझे गुड नाइट किस करने, तो इन्हीं से लेकर खुश रह। तभी रियांश ने अभिषेक की तरफ घूरते हुए कहा, चुप कर, ये सब तूने ही शुरू किया था, न तू चुड़ैल बोलता और न हम बोलते। रियांश की बात पर अभिषेक ने भी उसे टोंट मारते हुए कहा, अच्छा, जब मैं सभी लड़कियों को चुड़ैल बोल रहा था तब तो तुम सभी की ये मुंडी किसी संस्कारी बच्चे की तरह हाँ में हिल रही थी, और अब सजा मिली तो रायता मैंने फैलाया है। अभिषेक की बात पर अमन ने रियांश से कहा, ऋषु बात तो सही है अभी की यार, जो भी किया है सबने मिलकर किया है। राज हाँ, इसके लिए अकेले अभी को ब्लेम नहीं कर सकते, और अब सजा मिली है तो कुछ ही घंटों की बात है, फिर सुबह आराम से अपने अपने रूम में सोएंगे। तभी शिवेन ने सभी से कहा, तुम सब ने एक बात नोटिस की। सभी ने शिवेन की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो क्या। शिवेन ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, वहां अदीप नहीं था, कार्तिक भाई सोए तो हमारे ही साथ थे, तो ऐसे अचानक गायब कहाँ हो गए। तभी अमन ने कहा, और कहा होगा अपने बेडरूम के अलावा, हम सभी को पता है वो भाभी के बिना रह ही नहीं सकता। राज हाँ, जब से भाभी आई है उसकी डिजायर कभी भी जाग जाती है और इसीलिए वो गायब था, लेकिन अगर वो होता तो हम अभी अंदर सुकून से सो रहे होते। जिस पर रियांश ने कहा, हाँ, और अगर भाभी वहां होती तो अभी भाई भी हमारे ही साथ यहाँ होते। कुछ देर की बातों के बाद उन सभी को भी नींद आने लगी और एक एक कर सभी सो गए। वही अंदर उस सीक्रेट रूम में अंबिका से अभी अलग हुआ था। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि बाहर क्या चल रहा है, और कुछ देर रेस्ट के बाद दोनों उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल कर आए, जहां अंबिका ने चेंजिंग रूम जाकर चेंज किया और फिर अदीप के साथ आकर बेड पर लेट गई। अदीप ने अंबिका को अपनी बाहों में लिया और उसके लिप्स पर किस कर उसे गुड नाइट बोला, और फिर उन दोनों को भी नींद आ गई। सुबह सभी
लड़कियां हॉल में ही सोई हुई थी कि तभी उन्हें डोर बेल बजने की आवाज आई, लेकिन रात को देर से सोने की वजह से वो अभी भी गहरी नींद में ही थी, तो उनमें से किसी ने भी उठकर दरवाजा नहीं खोला। वही घर के बड़े जो उन सभी से पहले सोए थे और जल्दी उठ भी गए जब सतीश जी के कानों में डोर बेल की आवाज गई, और 3 बार बेल बजने के बाद भी जब बेल की आवाज आना बंद नहीं हुई तो वो खुद दरवाजा खोलने के लिए रूम से बाहर आए। तभी सामने के रूम का भी दरवाजा खुला और अंदर से रविश दादाजी निकल कर बाहर आए, जिन्हें देखकर सतीश जी ने कहा, अंकल आप रहने दे, मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो जाने को हुए, तभी रविश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हम बाहर ही जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि दरवाजे पर कौन है। ये बोलकर रविश जी चले गए और सतीश जी वापस से अंदर रूम में आए, जहां उन्होंने सोमित जी के आवाज लगाने पर उन्हें बाथरूम से बाहर लेकर आए और उन्हें कपड़े पहनाने में मदद की। फिर उन्हें तैयार कर उनकी व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर लाए और उसी के साथ सामने के रूम का दरवाजा फिर से खुला और इस बार गजेंद्र जी बाहर आए, जिन्हें देखकर सोमित जी और सतीश जी दोनों ने ही उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। बदले में गजेंद्र जी ने भी उन्हें मॉर्निंग विश किया और वो जैसे ही वहां से निकलते कि सोमित जी के बगल वाले रूम का डोर खुला और उसमें से विदेही जी बाहर आई। सभी ने उन्हें भी मॉर्निंग कहा और वो चारों हॉल में आने के लिए निकल गए। वही रविश जी जब हॉल में आए तो उन्हें हॉल में लड़कों की जगह वहां लड़कियां सोती हुई दिखाई दी, जिससे उन्हें सभी लड़कों पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लड़कों को गलत समझते हुए ये सोचा कि लड़कों ने अपनी जगह वहां लड़कियों को सुला दिया और खुद आराम से रूम में जाकर सो गए, लेकिन सच्चाई से वो अभी वाकिफ नहीं थे और उन्होंने लड़कों से बाद में बात करने का सोचकर दरवाजा खोला तो सामने घर के सभी सर्वेंट खड़े हुए थे। सर्वेंट को सामने देख रविश जी वापस से हॉल में आए और रविश जी ने उन्हीं के पीछे आ रही सुसान से कहा कि वो सभी लड़कियों को जगाकर उन्हें उनके रूम में जाने के लिए कहे। रविश जी के कहने पर सुसान ने बिल्कुल वैसा ही किया और वो सबसे पहले माहिरा के पास गई उसे उठाने, और 1 से 2 आवाज में ही माहिरा अपनी आंखें मलते हुए उठी तो उसकी नज़र सीधा अपने सामने खड़े रविश जी पर गई, जो वही खड़े हुए थे, और उन्हें वहां देखकर माहिरा की नींद पूरी तरह उड़ गई। वही सुसान ने माहिरा के बाद दिव्या, और जब सुसान दिव्या को जगा रही थी तभी बाकी की लड़कियां उनकी आवाज से ही जाग गई और सभी रविश दादाजी को अपने सामने देखकर एकदम से हड़बड़ा गई और इसी के साथ उन्हें रात वाली सभी बातें भी याद आ गई। रविश दादाजी को अपने सामने देखकर सभी लड़कियां एकदम से हड़बड़ा कर खड़ी हुई। तभी दादाजी ने उन सभी की तरफ देखकर माहिरा से कहा, माहिरा बेटा तुम सब यहाँ हॉल में क्यों सोई हो? और वो सभी नालायक लड़के कहा है, ये जरूर उन सब का ही काम होगा। वो कुछ और कहते उससे पहले उन्हें अपने पीछे से एक आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? उस आवाज को सुनकर जो लड़कियां पहले ही थोड़ी परेशान थी वो अब घबरा गई और उन सभी में सबसे पीछे खड़ी शुभी ने अपनी धीमी आवाज में दिव्या से कहा, अब क्या होगा यहाँ? तो हमारे उठने से पहले ही दोनों दादाजी आ गए और अभी थोड़ी देर में बाकी सब भी आ जाएंगे, और जब सभी को ये पता चलेगा कि रात को यहाँ क्या हुआ तो जो सजा हमने अपने अपने बॉयफ्रेंड को दी थी कहीं वही सजा दादाजी हमें न दे दे। तभी दादाजी ने माहिरा के पास आकर अपनी उसी कड़क आवाज में कहा, बेटा माहिरा ये सब क्या है? तुम सब इस तरह यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो सभी लड़के सोने वाले थे न? वो कहा है। अभी दादाजी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक अलसाई हुई आवाज वहां खड़े सभी के कानों में गई, हम सब यहाँ है दादाजी। जब सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो सभी उस तरफ देखकर हैरान थे, लेकिन सामने से अपनी व्हील चेयर पर आ रहे सोमित जी ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो अचानक उनकी हंसी छूट गई और उनके हंसते ही वहां खड़े बाकी सब भी हंसने लगे, क्योंकि दरवाजे पर सभी लड़के खड़े हुए थे और उन सभी के फेस पर चिकन पॉक्स की तरह रेड निशान बने हुए थे, जो रात को मच्छरों के काटने की वजह से बने थे। सभी को खुद पर ऐसे हंसते देखकर रियांश खींच गया, क्योंकि रात को ठीक से न सो पाने की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट हो रही थी। उसके इस तरह खिंचने से सभी ने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और दादाजी ने इन सभी से कहा, क्या तुम अब बताओगे कि तुम सब ने अपनी ये क्या हालत बना रखी है और इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? दादाजी की इस बात पर रियांश ने कहा, ये सब आप अपनी होने वाली बहू से पूछिए। जब दादाजी ने रियांश के मुंह से माहिरा का नाम सुना तो उन्होंने अपनी थोड़ा तेज आवाज में कहा, तो फिर तुमने ही कुछ किया होगा जिससे माहिरा ने तुम्हें रात को घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। दादाजी की बात सुनकर सभी लड़के हैरान थे कि दादाजी ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें डांट दिया।
जिससे थोड़ा गुस्से से वो सभी लड़के अपने रूम शेयर करने चले गए। उनके जाते ही लड़कियां भी तैयार होने चली गई। उन सभी के जाते ही दोनों दादाजी दादी सतीश जी वह सभी हॉल में सोफे पर ही बैठ गए, जिन्हें अभी कुछ देर पहले ही दो सर्वेंट ने हॉल में बिछे गद्दों को हटाकर ही उनकी जगह पर रख दिया था। तभी अदीप अंबिका के साथ लवी को अपनी गोद में लेकर सीढ़ियों से हॉल की तरफ आते हुए दिखाई दिए और उन्हीं के पीछे अयान जो आर्य का हाथ पकड़कर नीचे आ रहे थे। तभी अदीप ने लवी के साथ हॉल में आकर वहां बैठे सभी से गुड मॉर्निंग कहा और ये देखकर आर्य जो उन्हीं के पीछे आ रहा था ने भी सभी को गुड मॉर्निंग कहा और सभी ने वापस से एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा। और अदीप अपने दोनों बच्चों के साथ हॉल में रखे एक खाली सोफे पर बैठ गया और अयान सतीश जी के साथ वाले सोफे पर और अंबिका सभी के साथ वहां बैठने की वजह सीधा किचन में चली गई और कुक को वहां रखा सारा खाना गर्म करने के बाद डाइनिंग टेबल पर लगाने का बोलकर वापस हॉल में आकर अदीप के बगल में ही बैठ गई। आधे घंटे बाद कुक ने सारा खाना गर्म कर बाकी सर्वेंट से कहकर डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए कहा और अदीप ने सुसैन से बोलकर डाइनिंग टेबल के बगल में दूसरा टेबल लगवाने के लिए कहा, जिससे पिछली बार की तरह टेबल छोटी न पड़े। दूसरी टेबल लगते ही बाकी के सर्वेंट ने टेबल पर सारा खाना लगा दिया और एक एक कर घर के बाकी मेंबर भी आ गए और सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बाद सर्वेंट ने सभी को नाश्ता सर्व करना स्टार्ट किया और रियांश खाना पहले से ही बना देखकर ये सब किसने बनाया उसकी ये बात दादाजी को बड़ी ही बेतुकी लगी और उन्होंने अपनी उसी कड़क आवाज में कहा, आज रात भर घर से बाहर रहकर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। दादाजी के डांटने पर रियांश ने अपनी धीमी आवाज में कहा, नहीं दादाजी ऐसा नहीं है, वो तो रात को भाभी ने मुझे और भाई को आज खाना बनाने की पनिशमेंट दिया था तो मैंने बस इसीलिए पूछ लिया कि खाना किसने बनाया। दादाजी ओ तो अंबिका ने तुम्हें पनिश किया था तो तुमने ये सोचा कि अगर तुम दोपहर के 12 बजे भी उठोगे तो हम उस टाइम भी नाश्ता ही करेंगे। दादाजी की इस बात पर रियांश का मुंह बन गया। तब तक सर्वेंट ने सभी की प्लेट्स में खाना सर्व कर दिया। तभी दादाजी ने फिर से कहा, कोई बात नहीं, अगर आज तुम नाश्ता नहीं बना पाए तो लेकिन संडे को तुम नाश्ता और डिनर इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। और दादाजी की बात पर रियांश ने कहा, ये क्या बात हुई, मुझे तो सिर्फ नाश्ता बनाना था, ये डिनर की बात कहाँ से बीच में आई। तभी दादाजी ने फिर से कहा, अब अपना नाश्ता करो नहीं तो संडे आते आते डिनर तो दूर नाश्ता भी नहीं मिलेगा। दादाजी की इस बात पर सभी हंस दिए। तभी अमन ने जब खाने का बस एक ही बाइट लिया और उसे खाने का टेस्ट कुछ जाना पहचान लगा, वो अचानक से बोल दिया कि आज का ब्रेकफास्ट अदीप ने बनाया है क्या। उसकी बात सुनकर अदीप के सभी दोस्तों और दादाजी ने भी खाना टेस्ट किया तो उन्हें भी समझ आ गया कि वाकई खाना अदीप ने ही बनाया है और खाने में बच्चों की पसंद का चीज सैंडविच भी था, जिसे देखकर बच्चों ने तो खुशी से अदीप को बेबी किस किया। बच्चे सैंडविच से कम और ये सोचकर ज्यादा खुश थे कि उनके डैड को खाना भी बनाना आता है और बच्चे जब चाहे तब अपने डैड से नई नई डिश बनाने की डिमांड कर सके। आज का नाश्ता सभी को पसंद आया और सभी के पेट भर नाश्ता करने के बाद सभी बड़े हॉल में ही बैठ गए। वही अदीप ऑफिस जाने के लिए तैयार होने अपने रूम में चला गया और लड़कियां ने अभी भी लड़कों से नाराज होकर अपना मुंह फुलाया हुआ था, जिसे देखकर लड़के भी मुंह बनाकर रूम में चले गए अपनी अधूरी नींद को पूरा करने। और उनके जाते ही अयान ने भी अंबिका से कहा, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अयान की इस बात पर अंबिका ने भी उसके साथ जाने को कहा, क्योंकि उसे अयान के घर से कुछ जरूरी सामान भी लाना था, इसलिए उसने भी उसके साथ चलने का बोलकर अपने रूम में आ गई। तैयार होने चली गई अंबिका के जाते ही सतीश जी ने भी वहां से जाने के लिए कहा तो दादाजी ने उन्हें टोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। दादी, हाँ बेटा, तुम रात को ही तो आए हो। सुमित जी, नहीं तुम ऐसे नहीं जाओगे। रविश जी, कम से कम आज तो रुक जाओ। तभी अदीप ने नीचे आते हुए कहा, कौन कहाँ जा रहा है। तभी वैशाली ने कहा, भाई मैं और डैड वापस घर जा रहे हैं। अदीप, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है। अदीप की बात सुनकर वैशाली चुप हो गई, जिस पर अदीप ने आगे आकर वैशाली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड़िया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब तुम यहाँ से कहीं भी जाओ। तभी पीछे से अंबिका ने आते हुए कहा, क्या हुआ। और माहिरा ने उसकी बात सुनकर उसे अभी की हुई सारी बात बता दी और माहिरा की बात सुनकर अंबिका ने अदीप को साझाते हुए कहा, मामा जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे इस तरह बार बार ऐसे मिलते रहने से किसी को भी शक हो सकता है। मामा जी, और वैशाली ही नहीं, हमें जितना हो सके डैड, दादी और रियांश को भी खुद से दूर ही
रखना होगा इस तरह जब मन करे हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बस दिल में एक सुकून तो रहेगा ही कि हमारे पास अपने तो है। अंबिका की बात पर वहां सभी ने एग्री करते हुए हाँ कहा। वही अंबिका ने अदीप का मूड ठीक करने के लिए कहा कि इसी बात पर मैं आपको एक खुश खबरी सुनाती हूँ। उसके खुश खबरी कहते ही दादी ने खुशी से कहा, क्या तुम हमें खुश खबरी देने वाली हो? जिस पर अंबिका ने सभी की बात को न काटते हुए कहा, बड़ी दादी वो वाली नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि नेक्स्ट वीक रक्षाबंधन है। उसकी ये बात सुनकर दादी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, ये कोई खुशखबरी है? मुझे तो लगा था कि तुम फिर से मुझे दादी बनाने वाली ही। ये सुनकर अंबिका ने कहा, नहीं बड़ी दादी, इसी कोई बात नहीं है, और मैं तो इन्हें इसलिए ये बोल रही थी कि नेक्स्ट वीक वो वैशाली से फिर मिल सकते है। अंबिका की बात खत्म होते ही अदीप ने वैशाली को देखकर कहा, तो तुम्हें अपने लिए क्या गिफ्ट चाहिए? जिस पर वैशाली ने कहा, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, और मुझे जो चाहिए मैं आपसे तभी मांग लूंगी। उसकी बात पर अदीप ने ठीक है कहा। फिर मामाजी से रात को घर जाने के लिए कहा और अदीप की ये बात सभी ने मान ली। उसके बाद अदीप ने बच्चों को गले लगाकर बाय कहा और वहां से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल गया। उसी के पीछे अयान और अंबिका भी बाहर निकलकर बाहर आए। अदीप ने अंबिका और अयान को अपने पीछे आते देख उनसे पूछ लिया कि क्या वो भी ऑफिस आ रहे हैं? जिस पर अंबिका ने कहा, नहीं, मैं अयान के साथ मल्होत्रा मेंशन जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना कुछ सामान भी लाना गए वहाँ है, इसलिए, और मैं बाद में ऑफिस आ जाऊंगी। उसकी बात पर अदीप ने उसे कहा, नहीं तुम आज ऑफिस मत आना क्योंकि मैं आज एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम मल्होत्रा मेंशन से सीधा घर ही आना आज का दिन, और तुम सभी के साथ रहो, फिर कल से तुम शुभी के साथ ऑफिस आ जाना। अदीप की बात पर अंबिका ने एग्री करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी महक भी बाहर आई क्योंकि अंबिका की पर्सनल गार्ड होने की वजह से उसे अंबिका के साथ रहना था। उसके बाद अदीप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया जिसे जग्गा ड्राइव कर रहा था। वही अयान अपनी गाड़ी में बैठा और उसी के साथ अंबिका भी बैठ गई जिसे अयान ही ड्राइव कर रहा था। वही अंबिका अयान के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, वही महक पीछे वाली सीट पर थी। अयान ने गाड़ी मल्होत्रा मेंशन की तरफ बढ़ा दी। वही उनके जाने के बाद सभी लड़के अपने अपने रूम से बाहर निकल कर आए, लेकिन शिवेन ने जब अपनी नज़र हॉल में दौड़ाई तो उसे महक और अदीप कहीं भी नहीं दिखे। जब उसने अदीप के लिए दादाजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अदीप ऑफिस गया है क्योंकि आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और अंबिका महक और अयान के साथ मल्होत्रा मेंशन गई है। जब शिवेन ने अदीप की मीटिंग की बात सुनी, ये सुनकर वो तो जैसे फ्रिज ही हो गया। अदीप की इम्पोर्टेंट मीटिंग की बात सुनकर तो शिवेन जैसे फ्रिज ही हो गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को ठीक किया और मेंशन से बाहर निकल गया। उसे जाता देखकर अमन, राज और कार्तिक भी उसके पीछे ही निकल गए और जैसे ही शिवेन मेंशन से बाहर पहुंचकर अपनी गाड़ी में बैठने लगा ही था कि उसे सामने से सारांश आते हुए दिखाई दिया, तो शिवेन उसे देखकर रुक गया। जब सारांश ने शिवेन को बाहर देखा तो वो अपनी गाड़ी से निकलकर शिवेन के पास आ गया और तभी वहां कार्तिक, राज और अमन भी आ गए। शिवेन ने सारांश को सख्त हिदायत दी कि वो घर का अच्छे से ध्यान रखे। फिर उसने राज की तरफ देखकर कहा कि तुम सारांश के साथ यही रुको, मैं अमन और कार्तिक को लेकर अदीप के पास जा रहा हूँ, और हाँ, इसके बारे में रविश दादाजी और मामाजी को जरूर बता देना और घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी अमन ने कहा, बात क्या है शिवेन, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? शिवेन ने उन्हें बस इतना ही कहा क्योंकि अदीप की आज कोई मीटिंग ही नहीं थी और ऊपर से वो हमें अपने साथ लेकर जाने की वजह जग्गा को अपने साथ लेकर गया है। ये बोलकर शिवेन अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसी के पीछे अमन कार्तिक के साथ अपनी गाड़ी से निकल गए। उधर अयान अंबिका और महक के साथ मल्होत्रा मेंशन में पहुंच गए और अयान ने गाड़ी मेंशन के बाहर खड़ी की। तीनों अंदर आ गए। अंबिका के अंदर आते ही घर के सभी सर्वेंट बहुत खुश हुए। उन्हें लगा अंबिका बच्चों के साथ यहाँ आई है, लेकिन जब उन्हें बच्चे कहीं नहीं दिखाई दिए तो मोहन काका ने अंबिका के पास आकर उससे कहा, बिटिया आप अकेले आई हो, बच्चों को नहीं लेकर आई क्या? उनकी इस बात पर अंबिका ने काका से कहा, नहीं काका, आज बच्चे अपने दादाजी के साथ खेल रहे हैं तो बस इसीलिए मैं उन्हें लेकर नहीं आई, लेकिन अगले सप्ताह जरूर लाऊंगी। जिस पर काका ने अंबिका के सिर पर अपना हाथ रखते हुए, कोई बात नहीं बिटिया, कहा। अंबिका ने महक को हॉल में ही उसका इंतजार करने का कहकर वो खुद अयान के साथ वहां से ऊपर रूम में जाने की वजह नीचे ही बने स्टडी रूम की तरफ चली गई, जिससे महक को अंबिका पर थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन उसने कुछ
कहा नहीं क्योंकि अंबिका उसकी बॉस थी इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। अयान अंबिका को लेकर अपने स्टडी रूम में आया और उसने अंबिका को वहीं रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। अंबिका सोफे पर बैठ गई और अयान चलकर सामने रखी एक बड़ी सी बुक सेल्फ के पास आया और उसने उस बुक सेल्फ की बगल में रखी हुई एक छोटी बुक सेल्फ जिसमें दरवाजे भी लगे हुए थे, अयान ने उसका लॉक खोलकर उसमें से एक ग्रीन कलर की फाइल निकालकर अंबिका के पास आकर उसके बगल में उसी सोफे पर बैठते हुए कहा, ये रही वो फाइल। इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है लेकिन बहुत मेहनत के बाद ये मिला है। पिछले 5 साल से पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब जाकर ये क्लू मिला है। अयान की बात सुनकर अंबिका ने अपने कांपते हुए हाथों से किसी तरह वो फाइल उठाई, फिर उसके ऊपर बंधा हुआ धागा खोल दिया और जैसे ही उस फाइल को खोलने ही वाली थी कि उसकी आंखों से बिना उसकी मर्जी से आंसू निकालने लगे, जिन्हें रोकने की अंबिका ने अपनी नाकाम कोशिश करते हुए अपने हाथों से साफ किया। और उसकी ये हालत देखकर अयान ने अंबिका को खुद के गले लगाते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। उसके गले लगाने से अंबिका चुप होने की वजह और ज्यादा रोने लगी। अयान ने अंबिका को ऐसे ही अपने गले लगाए रखा। कुछ देर बाद जब अंबिका का रोना थोड़ा कम हुआ तो अयान ने उसे बड़े प्यार से कहा, अंबिका ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें आगे और भी कुछ जानना है तो तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, ऐसे बात बात पर रोगी तो कैसे चलेगा। ये बोलकर अयान ने अंबिका को खुद से अलग कर कहा, अब नहीं रोगी न। अयान के अंबिका को समझाने पर अंबिका ने हाँ कहा और अयान ने फिर से अंबिका को टेबल पर रखी हुई वही फाइल उठाकर देते हुए उसे पढ़ने के लिए कहा। अंबिका ने इस बार फिर से हिम्मत कर वो फाइल ली और उसका पहला पेज पलटकर उसे देखा। वही दूसरी तरफ शिवेन अमन और कार्तिक के साथ सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ऑफिस पहुंचा और उसने वहां की रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम नेहा था से पूछा, नेहा क्या बॉस यहां आए हैं। नेहा ने पहले तो शिवेन के इस अटपटे सवाल पर उसे ऐसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो मुझसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि बॉस यहाँ आए हैं या नहीं। जब कुछ देर तक नेहा ने कुछ नहीं कहा तो अमन ने उसे थोड़ा तेज आवाज में कहा, नेहा उसे बाद में घूर लेना, पहले ये बताओ क्या बॉस यहाँ आ गए। अमन के ऐसा बोलते ही नेहा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने हड़बड़ा कर कहा, नो सर अभी ऑफिस नहीं आए हैं। जिस पर कार्तिक ने कहा, यू आर श्योर कि अधीप अभी आया नहीं है। नेहा जी सर। तभी शिवेन ने नेहा से कहा, नेहा अगर अधीप आ जाए तो प्लीज तुम कार्तिक को कॉल कर बता देना। ये बोलकर वो तीनों वहां से चले गए और नेहा शिवेन के जाते ही फिर से उदास हो गई क्योंकि शिवेन नेहा का क्रश था। शिवेन अमन और कार्तिक वो तीनों लगातार बारी बारी से कभी अधीप तो कभी जग्गा को कॉल करते लेकिन दोनों में से किसी का भी कॉल नहीं लगा, जिससे वो तीनों ही परेशान हो गए। उधर जग्गा ने अपनी गाड़ी एक घर के सामने आकर रोकी। गाड़ी के रुकते ही अधीप और जग्गा गाड़ी से निकलकर उस घर के अंदर चले गए और अंदर आकर अधीप और जग्गा को सामने कुर्सी पर बैठा हुआ एक लड़का जिसकी उम्र 22 से 23 की रही होगी दिखाई दिया, जो अधीप को आते देख अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अधीप ने उसे एक नज़र देखा और फिर जाकर वहां रखे एक सोफे पर बैठकर उस लड़के को बोलने का इशारा किया। अधीप के इशारा करते ही उस लड़के ने बोलना शुरू किया, पर जैसे जैसे उस लड़के की बात आगे बढ़ रही थी वहां बैठे जग्गा और अधीप की आंखों में नमी के साथ हैरानी भी थी। उस लड़के की बात खत्म होते ही अधीप ने उस लड़के से कहा, प्रणव क्या तुम मुझे अभी वहां लेकर जा सकते हो। अधीप की बात पर उस लड़के ने जिसका नाम प्रणव था ने हाँ भाई क्यों नहीं बोला और उसकी बात सुनते ही अधीप ने सोफे से उठकर बाहर जाते हुए चलो कहा और अधीप जग्गा और प्रणव के साथ उस घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा। जग्गा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और प्रणव उसके बगल में यानी कि को ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जग्गा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उनके जाने के तकरीबन आधे घंटे बाद वहां शिवेन और अमन की गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही वो तीनों जल्दी से बाहर निकलकर लगभग भागते हुए घर के अंदर और उन्हें थोड़ा घबराया हुआ देखकर वहां पहले से ही मौजूद गार्ड ने उन्हें अपनी सवालिया नजरों से ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो कि भाई अभी तो यहाँ से गए हैं। फिर वो तीनों ऐसे वहां उन्हें खुद की तरफ ऐसे देखता महसूस कर अमन ने उन्हें पूछा, क्या अधीप यहाँ आया था। अमन की बात पर एक गार्ड ने उसे हाँ कहा। फिर उसने ये भी बताया कि भाई अभी जग्गा और प्रणव के साथ कहीं गए हैं लेकिन उस बारे में उन्हें नहीं पता। गार्ड की बात सुनकर अमन ने शिवेन और कार्तिक की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। आखिर में कार्तिक ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अब क्या करे भाई को, अगर हमें कुछ बताना होता तो वो सुबह हमें बिना बताए नहीं आते। और रही बात कि भाई किसी प्रॉब्लम में है
तो इन सब से मुझे नहीं लगता कि भाई प्रॉब्लम में है। अमन हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अब घर चलना ही सही रहेगा शिवेन। लेकिन भाभी वो भी तो घर पे नहीं थी। कार्तिक हाँ वो अयान के साथ मल्होत्रा मेंशन गई है और उनके साथ महक भी है, तो उनकी चिंता तुम मत करो। तभी शिवेन के फोन पर किसी का कॉल आया। शिवेन ने अपनी जीन्स की पॉकेट से अपना फोन निकालकर उसकी स्क्रीन पर देखा जहां एक हार्ट के साथ लव फ्लैश हो रहा था। शिवेन ने जल्दी से कॉल आंसर किया और महक को पूछा क्या हुआ, सब ठीक तो है न। शिवेन के इस सवाल पर महक ने शिवेन से अपनी थोड़ी धीमी आवाज में कहा पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। महक की बात सुन शिवेन घबरा गया और उसी घबराहट में उसने महक से थोड़ा तेज आवाज में कहा क्या हुआ भाभी ठीक है। शिवेन आगे कुछ कहता उससे पहले महक ने उसे जल्दी से रिप्लाई किया हाँ मैम ठीक है और किसी को कुछ नहीं हुआ, बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शिवेन महक की बात से थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने महक से पूछा फिर क्या परेशानी है, जिस पर महक ने शिवेन की बात का जवाब देते हुए कहा वो मैम जब से यहाँ आई है तब से अयान के साथ उनके स्टडी रूम में है और अभी तक बाहर नहीं आई है। महक की बात पर शिवेन ने महक को थोड़ा गुस्सा करते हुए डांट दिया कि तुम अयान और भाभी के बारे में ये क्या अनाप शनाप सोच रही हो। भाभी पिछले 6 साल से अयान के साथ रह रही थी और उन्हें अगर कुछ गलत करना होता तो अभी तक भाई का इंतजार नहीं किया होता, जो करना था कर चुके होते। तुम अपना ये घटिया दिमाग मत चलाओ। शिवेन की बात सुनकर महक को बहुत गुस्सा आया और उसने शिवेन को वापस से उसी तरह डांटते हुए कहा बकवास बंद करो अपनी, मैं मैम के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे मैम को देखकर वो थोड़ा परेशान लगी और वो अभी तक बाहर नहीं आई है, इसीलिए मुझे उनकी चिंता हो रही थी तो मैंने तुम्हें फोन किया और तुम पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हो। ये बोलकर महक ने गुस्से में फोन काट दिया और शिवेन हैरानी से कभी अपने फोन को तो कभी सामने खड़े अमन और कार्तिक को देखता जो उसे ही देख रहे थे। उधर फोन रखने के बाद महक को अंबिका की और ज्यादा चिंता होने लगी और स्टडी रूम में जब अंबिका ने पहला पेज पलटा ही था कि अयान ने उससे फाइल लेकर कहा मैं बताता हूँ कि इस फाइल में क्या इन्फॉर्मेशन है, और उसने वो फाइल बंद करके वापस से सामने टेबल पर रख कर बताना शुरू किया कि 6 साल पहले जब तुम भोपाल आई थी तब उसके दूसरे दिन यानी कि मंडे को रात में जब सब सोए हुए थे तभी किसी ने तुम्हारे घर में आग लगाई थी और ये बात मुझे बहुत मशक्कत के बाद पता चली है। उस वक्त जो ऑफिसर ड्यूटी पर था जिसने तुम्हारे मोम डैड की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा था, तुम्हारे घर में आग लगने कि 1 वीक बाद उसका इस शहर से ट्रांसफर हो गया, या यूं कहे कि उसने जॉब छोड़ दी और बहुत ढूंढने के बाद वो ऑफिसर मुझे मनाली में ही मिला। अब इसे एक कोइंसिडेंस समझ लो या फिर सोचा समझा प्लान। जब मैं उस ऑफिसर से मिला तो मुझे उसने ये बताया कि उसने जब इस केस इन्वेस्टिगेशन की तो उसे तुम्हारे घर से बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगे कैमरे में उस रात में 12 से 12:30 के बीच एक गाड़ी तुम्हारे घर की तरफ जाते हुए दिखाई दी। फिर वही गाड़ी रात 3 से 4 के बीच वापस गई थी। उस जगह लाइट थोड़ा कम थी, इसीलिए उस ऑफिसर को गाड़ी का नंबर और कलर ठीक से दिखाई नहीं दिया। वो कुछ और पता लगा, पता उससे पहले ही उसे धमकियों भरे फोन आने लगे।